तो यहाँ तक हमने कर लिया था। बायोडायवर्सिटी शुरू करना था हमने, कल तक देखा था कहाँ जो इंडिया के लॉज हैं या इनिशिएटिव्स हैं एनवायरनमेंट के लेके, वो सब हमने देखे थे। जैसे बायोस्फीयर डायवर्सिटी एक्ट 2002, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और 1927 वाला और 1980 वाला, और कैंपा, ठीक है, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट, ठीक है, ये सब हमने देखा था कल कल तक। इसके पहले जितने अपने यहाँ क्लाइमेट टाइप हैं इंडिया में वो हमने देखे थे, वेजिटेशन टाइप, और वहाँ कौन सी ट्रीज होती हैं, कौन से एनिमल होते हैं, वो सब देख लिया है इसमें। ठीक है, तो आज शुरू करना था बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी का मतलब है कोई एक जगह जहाँ पर जो लिविंग लिविंग चीज़ें हैं उनकी डाइवर्सिटी, कितनी डाइवर्सिटी है उसमें, ठीक है, जो लिविंग नेचर है। तो ये बायोडायवर्सिटी जो टर्म था, ये आया था डब्ल्यू जो वॉल्टर जी रोसन थे, इन्होंने ये टर्म दिया था 1986 में। ठीक है, 1986 में। इसको चेंज कर दो भाई। ठीक है, ठीक है, वॉल्टर जी रोसेन 1986 में। और 1992 अर्थ समिट रायो डी जेनेरो में होता है, ये ब्राज़ील में है। यहाँ पर बायोडायवर्सिटी को डिफाइन किया गया था, द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग इंटर एलिया, टेरेस्ट्रियल, मैरीन एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकल complexes of which they are part. This include diversity within species, between species and of ecosystem। मतलब कि जैसे कोई एरिया है, कोई पर्टिकुलर एरिया है, इसमें कई सारे जानवर रहते होंगे, अलग अलग पेड़ पौधे वगैरह रहते हैं। ठीक है, और यहाँ अलग अलग तरह की एग्जिस्ट कर सकती हैं इन्वायरमेंट। मान लो कि पानी है यहाँ पे, यहाँ क्या कहते हैं, डेजर्ट है, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है, मार्शी एरिया है। तो इन सब में जो मतलब इन सब में जो वेरिएशन है स्पेशीज का, और उन स्पेशीज में जो वेरिएशन है, जैसे मान लीजिए कि लेपर्ड दो तीन तरह के होते हैं ना, एक नॉर्मल लेपर्ड होता है जो टेरेस्ट्रियल इलाके में होता है, एक स्नो लेपर्ड जो पहाड़ी इलाकों में मिलता है। ठीक है, और लायन जैसे हमने देखा, लायन भी दो तीन तरह के होते हैं, एक एशियन हुआ, एक अफ्रीकन हुआ, ठीक है, वो उनकी वेराइटीज हैं। और ऐसे ही एलिफेंट हमने देखा, एलिफेंट वगैरह देखो, राइनो राइनो राइनोसोरस देखो, तो वो उनकी अपनी विद इन स्पीशीज में जो वेरिएशन है, डाइवर्सिटी है, और अलग अलग स्पीशीज में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मिला के ही बायोडायवर्सिटी कहलाती हैं। ये डिफिनेशन बनाई गई थी रायो डी जेनेरियो समिट जो हुआ था, इसको अर्थ समिट कहते हैं 1992 में। ठीक है, रायो समिट अर्थ समिट एक ही चीज़ है, ये 1992 में हुआ था। ठीक है, फिर लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, मतलब बायोडायवर्सिटी के कितने लेवल हैं ये बताया गया है। स्पीशीज बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो स्पीशीज बायोडायवर्सिटी में क्या क्या है, ये इसमें नंबर ऑफ स्पीशीज विद इन biological community and by relative abundance of individual in that community। ठीक है, species abundance is the number of individual per species and relative abundance refer to evenness of distribution of individual among species in a community। ठीक है, इसका मतलब है स्पीशीज डाइवर्सिटी में कि जो कोई एक स्पीशी है उसका नंबर कितना है किसी एक पर्टिकुलर इलाके में, उसका जो नंबर है, पर्टिकुलर नंबर है, वो कितना है। ठीक है, वो स्पीशीज डाइवर्सिटी है। ठीक है, और उसका मतलब रिलेटिव एबंडेंस, मतलब जैसे एक स्पीशी है इसके कुछ नंबर होंगे, दूसरी एक स्पीशी होगी उसके भी कुछ नंबर होंगे, तो इसमें जो कंपेयर करेंगे तो रिलेटिव एबंडेंस उसका आएगा। ठीक है, ऐसा। फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है, इकोसिस्टम हमने देखा, तो एक इकोसिस्टम में कितना, फिर दूसरे इकोसिस्टम में कितना, उन उसके बीच में जो डिफरेंस है वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। ठीक है, इट डिस्क्राइब द एग्रीगेशन ऑफ एंड इंटरेक्शन ऑफ स्पीसीज विद इन वन अनदर एंड डील्स विद द वेरिएशन इन इकोसिस्टम्स within a geographical location and its overall impact on human existence and environment especially during stress condition। ठीक है, तो मतलब वैसे अलग अलग इकोसिस्टम है उनमें जो वेरिएशन होगा, ठीक है, वो चीज़ें, वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। और उसका जो मतलब एक तो क्योंकि वो जोग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करेगा जो इकोसिस्टम है कहीं का। ठीक है, फिर उसका ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो चीज़ें। फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक इन a genetic makeup of species and it's distinguished from genetic variable which describe the tendency of genetic characteristic to vary। magnitude of variation increases along with the size and environment parameters। ठीक है, मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी कि एक स्पीशीज जो है उसमें जो उसके जो जीन्स में अंतर है, जैसे मान लो ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस हम लोग होमोसेपियंस हैं। ठीक है, होमोसेपियंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो हमारे पैरेलल थे भाई बंधु, हमारे भाई बंधु कौन थे, नियंडरथल्स। ठीक है, नियंडरथल्स, नियंडरथल्स अब नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं वैसे तो, वो भी हमारे क्लोज थे, और वो क्या कहते हैं, वो हमारे जेनेटिक डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बाकी एनिमल्स में भी हमने देखा कि जैसे मान लीजिए कि भालू होता है, भालू के दो तीन प्रकार होते हैं, वो उनकी अपनी जेनेटिक डाइवर्सिटी है। ठीक है, ऐसे। तो
इसमें फिर ये इन्होंने चार्ट बनाया है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, फिर उसमें रिलेटेड है वो कम्युनिटी और स्पीशीज डाइवर्सिटी से, फिर इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में क्या, फिजिकल एंड केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ इकोटोन्स एंड हैबिटेट्स इन ओशियन, लेक एंड स्ट्रीम्स। इकोटोन आपको पता था, ठीक है, जैसे एक ये एरिया है और एक मान लो कि ये एरिया है, तो यहाँ पे यहाँ पे एक जगह होगी जो इंटरसेक्शन होगा ना, वो इकोटोन है। ठीक है, वहाँ पे जो डाइवर्सिटी होगी वो चीज़। फिर कम्युनिटी एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज एंड स्पीशीज, दैट इज नंबर ऑफ स्पीशीज इन ए स्ट्रीम। ठीक है, कहीं एक जगह पे जो कहीं एक जगह पे जो उसका नंबर है स्पीशीज का, वो। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी एंड फिनोटाइप वेरिएशन विद इन स्पीशीज इंक्लूडिंग बिहेवियर वेरिएशन। ठीक है, मतलब इसमें बता रहा है कि एक जो स्पीशीज है उसके अंदर में जो वेरिएशन है अलग अलग, वो चीज़। ठीक है, जैसे कि उनका बिहेवियर भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे एक जंगली कुत्ता हुआ एक, और एक पालतू कुत्ता हुआ, ठीक है, अलग अलग। ठीक है, तो वो वेरिएशन है। फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक वेरिएशन विद इन इंडिविजुअल और पॉपुलेशन टू जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंटायर इकोसिस्टम। ठीक है, मतलब किसी भी पॉपुलेशन का या इंडिविजुअल का जो खुद का अपना वेरिएशन है वो, और उसकी मतलब पूरे इकोसिस्टम है। मतलब जैसे आप लोग देखो मेलानिस्टिक टाइगर देखा ना, टाइगर, तो टाइगर अभी हमने देखा था व्हाइट टाइगर और ब्लैक टाइगर, व्हाइट टाइगर ब्लैक टाइगर, और नॉर्मल जो होते हैं वो गोल्डन टाइगर टाइप के होते हैं। तो ये इनकी ही वेरिएशन है। ठीक है, विद इन स्पेशीज है वो, जेनेटिक वेरिएशन के कारण आया वो। ठीक है, और फिर क्या है फंक्शनल डाइवर्सिटी, फंक्शनल डाइवर्सिटी में क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ रियलाइजिंग इकोलॉजिकल फंक्शंस एंड निचेस, दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ पोल्यूटेंट डिग्रेडेशन एंड पाथवेज। अच्छा, मतलब जैसे किसी भी स्पीशीज का एक अपना इकोलॉजिकल नीच होता है ना, वो क्या फंक्शन करता है, पर्टिकुलर फंक्शन, किसी पौधे में या उस इन्वायरमेंट में उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा। तो इसका मान लो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन है, फिर दूसरे वाले का दूसरा पर्टिकुलर फंक्शन है, इकोलॉजिकल नीच, तो उसमें जो वेरिएशन है, ठीक है, उसी स्पीशीज का अलग अलग जो वेरिएशन होगा, मतलब इसको इकोलॉजिकल नीच के रिस्पेक्ट में, मतलब वो क्या फंक्शन कर रहा है, ठीक है, फंक्शन के रिस्पेक्ट में। उसके बाद इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, फिनोटाइप डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी और फंक्शनल। ठीक है, ये अलग अलग डाइवर्सिटी है, इनको डिफाइन किया गया है। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन फ्रॉम सेम स्पीशीज। ठीक है, एक ही पॉपुलेशन के अलग अलग स्पीशीज में जो डिफरेंस है वो इंट्रा स्पेसिफिक है। पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, इट में बी मेजर इन टर्म ऑफ वेरिएशन इन जेनेटिक एंड मोर्फोलॉजिकल फीचर दैट डिफाइन द डिफरेंट पॉपुलेशंस, अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो चीज़। Phenotype refers to all observable characteristic of organism that result from the interaction of genotype or with the environment। ठीक है, इसमें क्या है कि phenotype वो है जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो उनका इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट से, वो जो मतलब कोई एक पर्टिकुलर जानवर है, वो किसी एक इन्वायरमेंट में है, ठीक है, तो वहाँ वो अलग बिहेव करता है, और वो जब किसी और दूसरे इन्वायरमेंट में है तो अलग बिहेव करता है। ठीक है, वो चीज़ बता रही है। ठीक है, फंक्शनल डाइवर्सिटी इज द फंक्शन ऑफ फंक्शनैलिटी फंक्शनली डिस्परेट स्पीशीज विद इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, ये बता रहा है फंक्शनल डाइवर्सिटी की, जैसे अभी हमने देखा था इकोलॉजिकल नीच सबका अलग अलग होता है। ठीक है, एक ही जगह पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग वो फंक्शन कर सकता है। ठीक है, तो उसमें जो डिफरेंस है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शनल डाइवर्सिटी। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कैसे कैसे मेजर करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, अल्फा का मतलब होता है कि अल्फा डाइवर्सिटी जो एक पर्टिकुलर एरिया में या एक कम्युनिटी में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी अल्फा डाइवर्सिटी refers to diversity within a particular area, community or ecosystem and is measured by counting the number of taxa, usually species, within the ecosystem। कोई इकोसिस्टम है, उसमें कितनी कितनी स्पीशीज है, उनके नंबर को काउंट करोगे, आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग कितनी स्पीशीज है। ठीक है, मतलब ए हो गया, ठीक है, ये बी स्पीशीज है, और एक कोई सी हो गया, तो इनको काउंट करना पड़ता है और तब पता चलेगा कि कितनी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। ठीक है, काउंट करके। Beta diversity, beta diversity is species diversity between ecosystems. This involves comparing the number of taxa that are unique to each of the ecosystem। मतलब जैसे मान लो कि ए हमने देखा था, इसमें जितने हैं वो अल्फा में आ गया, बीटा में क्या एक और इकोसिस्टम में बगल में यहाँ पे कुछ और टाइप के हैं,
हाँ, सी, डी और ई, ठीक है, सी डी और ई। तो सी कॉमन है, इसमें सी है और इसमें भी सी है। तो इसको कंपेयर करोगे, ठीक है, सी को सी से कंपेयर करोगे, तब आपको मिलेगा बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है। गामा डाइवर्सिटी क्या है? गामा डाइवर्सिटी इज मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन रीजन, ठीक है। मान लो कि ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला, और इसमें तीसरा वाला भी है, तीसरा वाला भी एक है, यहाँ भी अलग अलग स्पेशीज हैं। तो इन तीनों का जब समीशन तीनों में कंपेयर किया जाएगा, तब वो हो जाएगा गामा डाइवर्सिटी, ठीक है, ये ओवरऑल जो है, ठीक है। ठीक समझ में आया? अल्फा विद इन वाले में, बीटा दोनों मिला के जो कॉमन है दोनों में, ठीक है, और गामा तीनों मतलब ओवरऑल जितने भी हैं उसमें, तीन है, चार है, पांच है, जितने भी हैं सारे को मिला के गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। स्पेशीज इवननेस क्या होता है? इट refers to how close in number each species in an environment is. Mathematically, it is defined as diversity index, a measurement of biodiversity which quantifies how equal the community in numerically is. ठीक है, इसका मतलब होता है स्पेशीज इवननेस का मतलब है कि हर इन्वायरमेंट में कितना स्पेशीज है, उसका मतलब नंबर, ठीक है, कितना नंबर है उनका, तो उनको कंपेयर किया जाता है। मान लो कि कोई 8 है, कोई 10 है, तो 8 को 10 से कंपेयर करोगे तो यहाँ 2 का रीजनेस आया, 2 इसमें ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे। फिर बायोडाइवर्सिटी इज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। कौन कौन से हैं? रिचनेस और इवननेस, दो चीज़ें होती हैं। रिचनेस मतलब कि एक कितने ज़्यादा है, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट। रिचनेस मतलब कि एक जगह कितनी अलग अलग स्पीशीज हैं, ए, बी, सी, टी ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें दिखाया ना, ये एक अलग है, ये दूसरा अलग है, और ये तीसरा, तो मतलब इसमें तीन है, ठीक है, इसमें तीन है। हाँ, और इवननेस क्या है? इफ हैबिटेट हैज सिमिलर अबंडेंस फॉर ईच स्पीशीज प्रेजेंट, हैबिटेट इज सेड टू हैव इवननेस। मतलब कि इसमें कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, पाँच और एक, ठीक है। तो इसमें मतलब बता रहा है कि सिमिलर अबंडेंस है, मतलब इसमें तो चलो ये अबंडेंट नहीं है इसमें, लेकिन ये देखो चार है और ये पाँच है, मतलब लगभग लगभग बराबर है, तो वो इवननेस में काउंट होगा, ठीक है। रिचनेस में जितने अलग अलग सारे को काउंट कर लो एक ही, ठीक है, तो वो उसका रिचनेस होगा। इवननेस में जितने हैं उनकी नंबर, टोटल नंबर, ठीक है, तो आपको उसका इवननेस मिल जाएगा, ठीक है। मोर स्पीशीज देयरफॉर रिच हाईएस्ट रिचनेस, ग्रेटेस्ट इवननेस एज द टू पॉपुलेशन हैव सिमिलर अबंडेंस, ठीक है। ये ज़्यादा है, ये मतलब ये वाली स्पीशीज और ये वाली स्पीशीज, ये देखो ज़्यादा है, चार, और ये पाँच। और इसमें तो एबंडेंस नहीं है, वैसे इवननेस नहीं है, लेकिन रिचनेस ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि एक ये स्पीशी हो गया अलग, ये अलग, ये अलग, तीन स्पीशीज, इसमें भी तीन है, पर इसमें रिचनेस ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे। स्पीशीज रिचनेस एंड इवननेस इज मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की जो मेजरमेंट है वो रिचनेस और उनकी इवननेस है, ठीक है। देखा हमने क्या होता है दोनों। Species diversity and ecosystem stability. A stable community should not show too much variation in productivity from year to year, ठीक है। मतलब कह रहा है कि जो स्टेबल कम्युनिटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, ठीक है, नॉर्मली स्मूथ जाएगा। जितनी प्रोडक्टिविटी पिछले साल थी लगभग लगभग इतनी ही इस साल भी होगी। बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा तो मतलब वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, इनका कहने का मतलब है। It must be either resistant or resilient to occasional disturbance, natural or man-made. It must also be resistant to invasion by alien species, ठीक है। जो स्टेबल कम्युनिटी होगी वो लगभग वो रेजिलियंट होगी, जो भी कोई एलियन स्पीशीज आएगी उससे, या अगर कोई डिस्टर्बेंस हुआ मैन मेड या नेचुरल उससे भी वो बची रहेगी, ठीक है। और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी वेरी नहीं करेगी, वो भी लगभग स्मूथ रहेगी, ठीक है, बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलेगा। ये स्टेबल कम्युनिटी के केस में है। फिर डेविड तिलमांस लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट, ये क्या है? ये यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स फाउंड दैट plots with more species diversity showed less year to year variation in total biomass. He also showed that increased biodiversity contributed to higher productivity. इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने देखा कि मतलब एक बाहर प्लॉट लिया और उसमें देखा कि वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और वो धीरे धीरे घट रही थी। कहीं पे एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, हाँ, कई सारे मतलब कई सारी स्पीशीज थी, पर वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे थे, डिक्रीज की है, ठीक है। उनका ये भी कहना है कि अगर किसी में डाइवर्सिटी ज़्यादा है, किसी एक उसमें एरिया में या इकोसिस्टम में, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अगर वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्ट, ठीक है।
फिर रिवेट रिवेट पोपर हाइपोथेसिस, इसमें क्या है, importance of species richness in maintaining health of an ecosystem, ठीक है। सिम्पसन्स इंडेक्स, सिम्पसन्स इंडेक्स is a reciprocal index can be used to measure the relative biodiversity of a given community. It takes into account both the number of species present, मतलब richness उसकी, और number of individual species, अच्छा, awareness, ये richness और awareness को काउंट करता है, मतलब उसको उसके अकाउंट, उसके मतलब उसको यूज करता है, और एक इंडेक्स तैयार करता है कि कितना इसका कितना, मतलब कितना वो है इसका, जो भी है रेसिप्रोकल इंडेक्स, ठीक है। द हायर इंडेक्स वैल्यू इज इंडिकेटिव ऑफ ग्रेटर डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद इन द कम्युनिटी, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि वो स्पीशीज के रिचनेस, उनकी रिचनेस को और उनके अवेयरनेस को लेकर एक इंडेक्स तैयार करता है, और उस इंडेक्स के हिसाब से अगर इंडेक्स ज़्यादा है, इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, ठीक है। फिर शैनॉन वीनर इंडेक्स, शैनॉन वीनर इंडेक्स ये क्या है? इट इज़ टू डिस्क्राइब द डिसऑर्डर एंड अनसर्टेनिटी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज, द हायर द अनसर्टेनिटी, हायर द डाइवर्सिटी, ठीक है। देयर आर टू फैक्टर्स इन शैनॉन वीनर इंडेक्स, नंबर ऑफ स्पीशीज यानी रिचनेस, एंड एवरेज और इवेंटनेस ऑफ स्पीशीज, जैसे दोनों ने वही चीज़ इस्तेमाल की है, ठीक है। और इसमें भी मतलब जैसे इनका जैसे मतलब इस नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ेंगे, तो इनका जो वो है डाइवर्सिटी, वो भी बढ़ेगा। इस हिसाब से इन्होंने उसको इवेंटनेस, मतलब इवेंटनेस और क्या था, रिचनेस, उनको लेके एक इंडेक्स तैयार किया, ठीक है। ये कहने का मतलब जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी रहेगी, ठीक। तो ये सारे मतलब इतना ज़रूरी नहीं कि आप इसमें एकदम डिटेल में जाके याद करें, बस ये पता होना चाहिए कि अगर कभी ये नाम आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट या डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, बस इतना ही। और ऑब्वियस सी बात है, इनका इंडेक्स का यही मतलब है कि अगर इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। और दो ही चीज़ें नॉर्मली इन्होंने पैरामीटर लिया है, एक इवेंटनेस वाला केस, और एक दूसरा क्या था, इवेंटनेस वाला और रिचनेस वाला, ठीक है। इवेंटनेस मतलब कि कितनी स्पीशीज है, मतलब स्पीशीज का नंबर, ठीक है। अगर मान लो कि ए बी दो स्पीशीज हैं, तो इनका टोटल नंबर क्या है, उस हिसाब से वो तय होता है कि इवेंटनेस कितनी है, ठीक है। और बहुत क्लोज होगा तो ज़्यादा इवेंटनेस है, यहाँ जैसे 5 है, यहाँ 4 है, ठीक है, तो ज़्यादा इवेंटनेस है। और रिचनेस क्या, कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट हैं, ए बी सी डी करके, हाँ, ठीक है। उनका एक ही, अगर एक ही है तो भी मतलब नहीं है, एटलीस्ट दूसरा हो, ऐसा मतलब, ठीक है। तो इवननेस और रिचनेस दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या है, लेटीट्यूडनल ग्रेडियंट, इम्पैक्ट ऑफ लेटी एल्टीट्यूड, अच्छा, लेटीट्यूड ग्रेडियंट में क्या है, लेटीट्यूड मतलब समझते हैं ना, लेटीट्यूड ये होता है आपकी ग्लोब पर जो लाइंस होती हैं, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऐसी लाइंस होती हैं जो लंबी लंबी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, डाइवर्सिटी कम होती जाएगी, देखा ना। सबसे ज़्यादा कहाँ, इक्वेटोरियल में, फिर जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, फिर उसके बाद टेम्परेट में, पोलर में सबसे कम, ठीक है। यहाँ एक्सेप्शन क्या होते हैं, जो डेजर्ट होता है, डेजर्ट में थोड़ा कम होता है, ठीक है, ऐसे। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल शो एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, ठीक है। विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, ट्रॉपिक या लैटिट्यूड रेंज फ्रॉम 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। ये हमने देखा है, इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाओगे ये चीज़ कम होती जाएगी ना, जैसे जैसे पोल की तरफ जाओगे तो वो कम होता जाएगा, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड वाला इसी में ही आया है, इम्पैक्ट ऑफ एल्टीट्यूड में कौन सा आया था अभी, हमने देखा था ना, हमबोल्ट इनिग्मा, हमबोल्ट हमबोल्ट वाला आया था, हमबोल्ट वाला केस, ठीक है, हमबोल्ट, ठीक है, अभी आएगा इसमें। हम्म एलिवेशन डाइवर्सिटी ग्रेडियंट, ईडीजी इज इकोलॉजिकल पैटर्न वेयर बायोडाइवर्सिटी चेंज विद एलिवेशन, ठीक है। ईडीजी स्टेट द स्पीशीज richness tend to increase as elevation increases up to a certain point, creating a diversity bulge at middle elevations, ठीक है। larger areas are able to support more species, obvious सी बात है। As elevation increases, total area decreases, ठीक है। Thus, there are more species present at middle elevation than higher elevation, ये भी सही है। Diversity increases with increasing rainfall. However, the correlation between rainfall and plant diversity varies from region to region. Rainfall and soil richness affect productivity trends with which are also believed to affect diversity.
A mid elevation peak is usually seen in mean annual rainfall. ठीक है. An increase in diversity can be seen uh, when an increase in diversity of available resources such as soil, food is present. Diversity increases in an area of higher resource diversity even when resource abundance is constant. अच्छा. Productivity decreases with an increase in elevation. However, there is some research shows that peak in productivity at mid elevation, which may be related to peak in rainfall within the same area. Increasing temperature result in increase in species diversity mainly because of temperature's effect on productivity. Competition either leads to increase in diversity or decrease in diversity. ठीक है. इसमें क्या रहा है कि impact of altitude, मतलब कोई कोई पहाड़ पर्वत है, ठीक है, इसमें जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो इनकी डायवर्सिटी एक लिमिट तक बढ़ती जाएगी. ठीक है. नॉर्मली वो लिमिट जो है वो मिड तक पड़ेगी. ठीक है. और उसके बाद डिक्रीज होते हैं, जैसे आप टॉप पे पहुंचेंगे तो वहाँ कम होगी. ठीक है. इस मिड तक ज़्यादा होगी और मिड पे हो सकता है सबसे ज़्यादा हो. ठीक है. पर इसमें भी कई फैक्टर्स हैं जो इसको इसमें मतलब इसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि रेनफॉल और सॉइल टाइप, सॉइल की रिचनेस जो है वो इफेक्ट करते हैं, और कंपटीशन. ठीक है. कंपटीशन भी इफेक्ट कर सकता है यहाँ पे. तो ये याद रखना. इसी को ही शायद अभी इसमें नहीं बताया गया, हम्बोल्ट एनिग्मा हमने पढ़ा था. ठीक है. वो इसी से रिलेटेड था कि जो जो मतलब ट्रॉपिकल एरियाज में जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी देखी गई थी, मतलब ऑब्जर्व की गई है. ठीक है. तो वही एक एक्सेप्शन माना जाता है कि वो नॉर्मली जो डाइवर्सिटी आपको इक्वेटर पे मिलती हैं वो इस पे भी देखने को मिल सकती हैं पहाड़ों पर. ठीक है. कई जगह जो ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन में पहाड़ वहाँ भी देखने को मिल सकती है ऐसा. ठीक है. स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप विदिन अ रीजन, स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट. ठीक है. इसमें कह रहा है कि एक रीजन में जो स्पीशीज की रिचनेस है वो बढ़ती है अगर अब उनका एरिया बढ़ाया जाए. ठीक है. उनके लेकिन वो कुछ एक लिमिट तक ही बढ़ेंगी, उसके बाद नहीं बढ़ेंगी. ठीक है. ठीक है. फिर है द बायोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया एंड देयर बायोडाइवर्सिटी. इंडिया में कितने कितने बायोग्राफिकल जोन है और वहाँ पे किस तरह की बायोडाइवर्सिटी है वो इसमें दर्शाया गया है. ठीक है. इंडिया बायोग्राफिकल जोन. अच्छा मैप अच्छा है यार. देखो ट्रांस हिमालय, हिमालय, डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुला, जेनेटिक, गैंगेटिक प्लेन, गैंगेटिक की भैया गंगा प्लेन लिख दो. ठीक है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइसलैंड और आइलैंड्स और कोस्ट. ठीक है. ठीक है. चलो देखते हैं इसको डिफाइन किया कहीं. हाँ डिफाइन किया. तो पहला कौन सा है? ट्रांस हिमालय जोन. ठीक है. ट्रांस हिमालय जोन ये लद्दाख और लाहौल स्पीति पे आता है. 4500 से 6000 मीटर तक. ठीक है. 4500 से 6000 मीटर तक. हिमालय कितने पे है? 8000 का, 8400 कुछ है. एक्सट्रीमली फ्रेजाइल है. और क्यों? हार्श कंडीशन क्लाइमेट की, बहुत ज़्यादा ठंड होने पड़ती है. ठीक है. इनहॉस्पिटेबल टेरेन, मतलब लोग नहीं रह सकते वैसा. उनकी जो टेरेन है, टेरेन मतलब टोपोग्राफी एक तरह से, जो वहाँ पे पहाड़ पर्वत वगैरह है वो. फ्लोरा क्या है? अल्पाइन स्टेपीज. फ्लोरा मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं. ठीक है. फौना जानवर वानवर तो हैं. वाइल्ड याक, तिब्बतियन एस और तिब्बतियन गजेला, आइबैक्स, तिब्बतियन एंटेलोप, स्नो लिपर्ड, इंडियन वुल्फ, पलास कैट, फॉक्स, ब्लैक नेक क्रेन, ऐसे ही सब वहाँ पाए जाते हैं. फ्लोरा और फौना कहाँ पे? ट्रांस हिमालयन जोन. ट्रांस हिमालयन जोन. ठीक है. अभी हमने देखा था ट्रांस हिमालयन जोन. ये देखो ग्रीन वाला जो है ऊपर वाले पार्ट. ठीक है. चलो फिर नेक्स्ट द हिमालयाज. ये 2000 किलोमीटर. अच्छा. ईस्ट टू वेस्ट मतलब पूरा ईस्ट टू वेस्ट तक फैले हैं 2000 किलोमीटर तक. और वन ऑफ द रिचेस्ट एरियाज ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट एंड स्पेशीज डाइवर्सिटी. ठीक है. ऑब्वियस सी बात है, आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा. इवन वेस्ट में भी है, और जो नेपाल हिमालय वगैरह है वहाँ भी मिलता है. ठीक है. फिर इसमें क्या है? अच्छा. अलग अलग जो ऊंचाई है वहाँ अलग अलग तरह के पेड़ मिलते हैं, जैसे लोअर सब ट्रॉपिकल फुटलिज, चिर पाइन और बैन ओक. ठीक है. टेम्परेट एरिया जो है वहाँ पे मेपल्स और वॉलनट मिल जाएगा. ओक, ब्लू पाइन, फिर और स्प्रूस. फिर जो सब अल्पाइन रीजन है वहाँ पे बर्च और रोडोडेंड्रॉन्स. ठीक है. फिर वेस्टर्न रीजन जो है वहाँ पे ब्लू पाइन और देवदार मिलेंगे. ठीक है. जानवर कौन कौन से हैं? यहाँ पे भी आइबैक्स, मखोर, हंगुल. हंगुल याद रखना भाई. ठीक है. ईस्टर्न पार्ट में कौन से? मिशमी टाकिन, स्नो लिपर्ड और इंडियन राइनोसोरस और क्लाउडेड लेपर्ड, ये भी देखने को मिला. वेस्टर्न पार्ट में कौन से? कश्मीर स्टैग, हंगुल. ठीक है. कश्मीर स्टैग, हंगुल दोनों ही इंपॉर्टेंट है. फिर डेजर्ट में, डेजर्ट
15% हमारे यहाँ का 15% एरिया ऑक्यूपाई करता है इंडिया का, ठीक है, डेजर्ट, थार डेजर्ट, ग्रेट इंडिया थार डेजर्ट, ठीक है वही। इट इज़ अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन डेजर्ट एंड डेंस फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है, डेजर्ट और वेस्ट डेंस फॉरेस्ट जो है उनके बीच का एरिया एक तरह से, ट्रांजिशन जोन बिटवीन डेजर्ट एंड द डेंस फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। नेचुरल वेजिटेशन है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल ट्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, मॉइस्ट फॉरेस्ट एक्सट्रीम नॉर्थ में है, और मैंग्रोव्स है, मैंग्रोव्स है, यहाँ पे मैंग्रोव्स है, ठीक है भाई। एकेशिया और प्रोसोपिस, कैलोट्रोपिस और जिम्नोस्पोरिया, सेल्वाडोरा एंड तामरिक्स, ये सारे प्लांट हैं वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। जानवर कौन से मिलते हैं भाई, ब्लैक बक आपने सुना होगा, चौसिंघा, गैजला, नीलगाय, ये नीलगाय भी एंटेलोप होता है, हिरन की ही प्रजाति का है, ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज कौन से, लायन ऑफ गिर, ठीक है। अच्छा, तो डेजर्ट में सिर्फ डेजर्ट नहीं काउंट किया गया, मतलब थार नहीं काउंट किया गया, अगर लायन ऑफ गिर क्या है तो मतलब राजस्थान गुजरात दोनों ही काउंट किया गया है इसमें, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, द सेमी एरिड एरियाज, ये हमारे यहाँ का 15% एरिया ऑक्यूपाई करता है। ये ट्रांजिशन जोन है किस किस बीच में, डेजर्ट और डेंस फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, यही चीज़ तो उसमें भी लिखी थी भाई, डेजर्ट और वेस्टर्न मिक्स कर दिया इन लोगों ने लगता है। नेचुरल वेजिटेशन, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, मॉइस्चर फॉरेस्ट एक्सट्रीम नॉर्थ में है इसके, ठीक है। और मैंग्रोव्स हैं, ये सारी चीज़ें तो इसमें भी लिखी थी, कॉपी पेस्ट मार दिया क्या इन लोगों ने गलती से, ठीक है। ब्लैक बक, चौसिंगा, नीलगाय, देखो यही चीज़ें लिखी हैं, पता नहीं क्या है कॉपी पेस्ट मार दिया गलती से इन लोगों ने, डेजर्ट वाला पार्ट उड़ा दिया, चलो कोई नहीं वेस्टर्न घाट्स, आपने बहुत सुना इसके बारे में, वन ऑफ द मेजर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन इन इंडिया, लार्ज चंक ऑफ फॉरेस्ट कवर हैज बीन लॉस्ट इन रिसेंट ईयर, बकवास है, अबाउट टू थर्ड ऑफ इंडियाज एंडेमिक प्लांट एंड आर कन्फाइंड टू दिस रीजन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लगभग टू थर्ड जो एंडेमिक प्लांट, एंडेमिक मतलब कहीं एक जगह से बिलोंग करते हैं जो, ठीक है, एंडेमिक होता है और एक्सोटिक होता है ना, एक होता है एंडेमिक और होता है एक्सोटिक, एंडेमिक और एक्सोटिक। एक्सोटिक मतलब जो कहीं और मिलता है उसको आपने लाया है यहाँ पे, ठीक है। इन्वेजिव नहीं, इन्वेजिव अलग चीज़ है, एक्सोटिक मतलब कि वो कहीं और पाया जाता है, कहीं और का एंडेमिक है, आपने उसको इस जगह लाया है, तो वो एक्सोटिक कहलाएगा। और जो अपनी जगह पे ही है वो एंडेमिक है, ठीक है, वो मतलब वो यहीं पे होता है ऐसा। इसमें कौन कौन से हैं, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएगा, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाएगा, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाएगा, स्क्रब जंगल मिल जाएगा, शोलाज, ठीक है, शोलाज फेमस है, सवाना, सवाना इंक्लूडिंग हाई रेनफॉल, और पीट मिस्टिस्टा, क्या ना, मिरिस्टिका स्वैम्स, ये सब मिल जाएंगे आपको आराम से, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कौन कौन से जानवर मिलते हैं, नीलगिरी लंगूर, लैंड टेल मकाक, ये फेमस है। रोडेंट्स कौन से हैं, कौन सा है भाई, प्लेटोकोथाइमस, अब ये पता नहीं इसका तो मुझे नहीं मतलब, स्क्विरल्स में जाएंगे, कौन से, और रतूफा इंडिका, ये सब इंपॉर्टेंट नाम है, लेकिन अगर न्यूज़ में रहे तो अच्छा है, वैसे तो इन लोगों ने दे दिया काफ़ी कुछ, लेकिन जब न्यूज़ में रहता है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर महाराष्ट्र, मैसूर, मालाबार, तमिलनाडु के जो घाट्स हैं वो आते हैं इसमें। फिर ग्रिजल्ड स्क्विरल, ये भी, ठीक है, ये कहाँ कहाँ दो जगह बोला है कि तमिलनाडु में मिलता है, तमिलनाडु फॉरेस्ट में। फिर कार्निवोर्स में कौन कौन है, मालाबार, सिवेट, हाँ, और रस्टी स्पॉटेड कैट, ये सब मिलते हैं। और क्या है, उंगुलेट्स नीलगिरी में है, नीलगिरी, अच्छा उंगुलेट्स में कौन कौन से हैं, नीलगिरी तार, और अच्छा अगस्त मलाई में, ये हॉर्नबिल्स, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, सीधे नाम लिख देते, क्या जरूरत है हेडिंग डालने की। टाइगर, लेपर्ड, धूल, धूल डॉग्स होते हैं, ठीक है, स्लोथ बियर, इंडियन एलिफेंट और गौर, ये सब मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, वेस्टर्न घाट में वैरायटी बहुत है, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी, ठीक है। द डेक्कन पेनिनसुला लगभग 43% अपने एरिया का, इंडिया के एरिया का कवर करता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से फॉरेस्ट आते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट और डिग्रेडेड एंड श्रबलैंड, ठीक है, श्रबलैंड। स्मॉल एरिया ऑफ सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ईस्टर्न घाट, और ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट और थॉर्न स्क्रब ऑन द कोस्टल साइड्स ऑफ प्लेन्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये याद रखना थोड़ा, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ये यहाँ भी हैं, लेकिन थोड़े से हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट ईस्टर्न घाट में मिलते हैं, ठीक है, डेक्कन पेनिनसुला में भी, सिर्फ ईस्टर्न ईस्टर्न घाट में नहीं है, इसका मतलब वेस्टर्न घाट में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है थोड़ा बहुत। जानवर कौन कौन से हैं भाई, चीतल, सांभर, नीलगाय, चौसिंघा, बारहसिंघा डक, ग्रीन ब्लैक बक, नहीं गौर, सॉरी गौर वो होता है ना भैंसा, भैंसा टाइप का होता है, ब्लैक बक, एलिफेंट और वाइट बफेलो।
फिर द गंगेटिक प्लान में वैरायटी कम है, वेरिएशन कम है। उसका रीजन अभी देखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरियाज इन द वर्ल्ड, मेजर पोर्शन ऑफ दिस एरिया हैज बीन ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, ठीक है, इसीलिए वेरिएशन कम है। जो फॉरेस्ट फॉरेस्ट थे वो काट दिए गए, ठीक है, ज्यादातर फॉरेस्ट काट दिए गए, खेती होती है वहाँ पे, इसलिए वेरिएशन आपको कम मिलेगा। Moist deciduous forest, the forests have largely been replaced with intensive agriculture, ठीक है। नील गाय, ब्लैक बक, चिंकारा, ये सब एनिमल है। क्रोकोडाइल, मगर, घड़ियाल, गंगेटिक डॉल्फिन और फ्रेश वाटर टर्टल, ये मिलते हैं वहाँ पे। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या क्या है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत, यहाँ भी लगभग लगभग उतनी ही वैरायटी आपको मिलेगी जितना वेस्टर्न घाट में मिलेगी, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन जोन बिटवीन इंडिया एंड इंडो मलयालम, मलयालन, मलायन, ओको, इंडिया, इंडो मलायन और इंडो चाइनीज रीजन, ठीक है। एज वेल एज मीटिंग पॉइंट ऑफ हिमालयन माउंटेन्स और पेनिसुला इंडिया, रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड अ लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, ठीक है। एंडेमिक मतलब वहीं के हैं वो, ठीक है। एक्सोटिक मतलब बाहर के हैं और इनको लाया गया है, ठीक है, ऐसा मैंने। फिर नेचुरल वेजिटेशन ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली कौन कौन से भाई? स्वैम्प, ग्रासलैंड, फ्रिंजिंग वुडलैंड्स और फॉरेस्ट, ठीक है। जानवर कौन कौन से मिलते हैं? राइनोसोरस, बफेलो, स्वैम्प डियर, हॉग, हॉग डियर, ठीक है, पिग्मी हॉग, स्पीड हेयर, एलिफेंट, ये सब मिलते हैं। फिर फ्लाईवे ऑफ वाटरफॉल एंड अदर बर्ड ट्रेवलिंग द वार्मथ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड देयर समर ग्राउंड इन साइबेरिया एंड चाइना, ठीक है। मतलब ये जो कई जो बर्ड होती हैं वो बहुत दूर तक ट्रेवल करती हैं ना। उनको क्या कहते हैं यार, कौन से इवन, उन्हीं के लिए वो CMS बना है ना, CMS वो जो कन्वेंशन है, माइग्रेटरी बर्ड्स वाला। तो वहाँ ये एक तरह से मतलब उनका जो हाईवे है जहाँ से मतलब साइबेरिया से लेके वो अफ्रीका तक जाती है ना उड़ के, तो इधर ही से होके जाती हैं अपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट से खासकर, ठीक है। फिर द आइलैंड्स, यूनिक काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिबिटिंग इन दिस हाई डिग्री ऑफ इंडमिस, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैनोपी। साउथ अंडमान फॉरेस्ट कौन से हैं? एपीफाइट्स वेजिटेशन, मोस्टली ferns एंड ऑर्चिड्स, ठीक है। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, द स्टेट बर्ड ऑफ अंडमान, कौन सा है भैया? अंडमान वुड पिजन, ठीक है। एंड देन नारकोंडम हॉर्नबिल, नारकोंडम एक आइलैंड है, वहाँ पे हॉर्नबिल होता है, उसका नारकोंडम हॉर्नबिल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या क्या है? मिडिल अंडमान, अच्छा सबका दिया है पूरा लक्षद्वीप तक, बढ़िया यार। मिडिल अंडमान में मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, नॉर्दर्न अंडमान में वेट एवरग्रीन टाइप है, नॉर्थ निकोबार आइलैंड में कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट है। याद रखना, नॉर्थ निकोबार में एवरग्रीन वाला नहीं है, ठीक है, नहीं है बोला है। फिर सेंट्रल साउथर्न आइलैंड में क्या है? निकोबार ग्रुप, यहाँ पर क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ग्रासलैंड कहाँ पे है? ग्रासलैंड देख लेना, अच्छा निकोबार में, निकोबार में बोला है कि यहाँ पे एवरग्रीन नहीं होता, यहाँ पे ग्रासलैंड होता है, ठीक है, ग्रासलैंड, ठीक है। फिर वाइल्ड डेसिडियस फॉरेस्ट आर कॉमन इन अंडमान, दे आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन निकोबार, ठीक है, ठीक है, सही है। निकोबार में ग्रासलैंड है, याद रखना है ये चीज़। फिर लक्षद्वीप में क्या है? लक्षद्वीप इन अरेबियन सी, यहाँ पर बनाना, वाजा, कोलोकासिया, चंपू, चंपू ब्रेड फ्रूट और चक्का, ये सब हैं वाइल्ड आलमंड, ये सब वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। श्रब्स, जंगल प्लांट, कन्नी, पुन्ना, चौक, ऐसे ऐसे नाम है कि आपको याद नहीं होंगे, खैर पढ़ने का पढ़ ले। टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सी ग्रास यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। और जानवर कौन से हैं यहाँ पर? नारकोंडम आइलैंड में कौन से हैं भाई? अच्छा, नारकोंडम हॉर्नबिल नारकोंडम आइलैंड पर है। अंडमान स्कोप ऑल, ब्लू ब्लू ईयर्ड किंगफिशर, फुलवस ब्रेस्टेड वुडपेकर, ठीक है। वाइल्ड बोर्स, एलिफेंट और सी टर्टल्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये मिलते हैं। लक्षद्वीप में कौन से हैं भाई? इलेबोरेटेड मेरीन लाइफ में कौन कौन से हैं? ऐसे तो दिखा नहीं है, कैटल, पोल्ट्री, ये सब थोड़ी हैं। ओशियनिक बर्ड्स लाइक थराथासी, थराथासी और करीफेतु, अब ये पता नहीं, नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या होते हैं, ठीक है, हो सकता है आप जानते हो तो अच्छी बात है। फिर मोलस्कैन फॉर्म्स, मनी कॉरी, क्रैब्स, कलरफुल कोरल फिश, ठीक है, पैरट फिश, अब ये फालतू चीज़ है। द कोस्ट, कोस्ट में क्या है? कोस्ट हमारे यहाँ का कितना है? करीब 5,600 नवासी किलोमीटर, ठीक है। इसमें अरेबियन, वेस्ट कोस्ट में कौन कौन से हैं? अरेबियन सी वाला, हाँ, जहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला स्टेट है, ठीक है।
तो इधर ही का लिखा है, इधर नहीं है क्या? इधर भी तो कोस्ट है भाई, उनका क्यों नहीं लिखा? नीचे होगा। अच्छा, ईस्ट कोस्ट में बे ऑफ बंगाल का है, जहाँ पे सुंदरबंस है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब स्टेट है। साउथ में इन्होंने कौन कौन से लिया? गल्फ ऑफ मन्नार और इंडियन ओशन। ठीक है, दो लिया। सही है। तो ये वेस्ट कोस्ट में क्या क्या है भाई? मैंग्रोव्स हैं। ठीक है, मैंग्रोव्स के अलग अलग नाम हैं, वो चाहो तो याद कर सकते हो, ये छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मरीन एंजियोस्पर्म, फिशर, राइस सीड, कोरल, रॉकी कोस्ट, ये सब है। जानवर कौन से हैं ईस्ट कोस्ट, मतलब वेस्टर्न कोस्ट पे? डुगोंग, हम्पबैक डॉल्फिन ऑफ एस्चुरिन टर्बाइन, टर्बिड वाटर एस्चुरिन और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ऑलिव रिडली टर्टल्स, ग्रीन ग्रीन हॉक्सबिल लीदर एंड लॉगरहेड सी टर्टल्स, ये सारे अलग अलग प्रजाति हैं टर्टल के। ठीक है। फिर ईस्ट में कौन कौन से हैं भाई? एस्चुरिन टर्टल और और बताकुर बक्सकर, ये भी टर्टल होता है। सुंदरबन, सुंदरबन मिलता है ये। शॉर्ट सेट एस्चुरिन टर्टल, ये भी मिलता है। ज़्यादातर तो टर्टल ही है यार। उत्कल बंगाल कोस्ट फिश, पता नहीं क्या। फिर इसमें गोभी, स्मॉल क्रैब, ये सब फालतू के जानवर हैं पर मेंशन कर दिया गया। स्पॉटेड डियर, पिग्स, मॉनिटर लिजार्ड, अच्छा मॉनिटर लिजार्ड ईस्टर्न साइड में मिलता है। ठीक है, मंकी एंड सुंदरबन टाइगर्स, ये सब हैं। चलो ठीक है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी डिफिनेशन पूछने कई बार कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है। नॉर्मली हॉटस्पॉट मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी हो और वहाँ बायोडायवर्सिटी का या स्पीशीज़ का लॉस हुआ हो। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया का लॉस और वहाँ स्पीशीज़ का लॉस। ठीक है, तो वो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाता है। ऐसे कई जगह हैं रिकग्नाइज की गई, इंडिया में तीन चार हैं। एक जॉइंट वाला है और तीन शायद एक्सक्लूसिव है ऐसे। ठीक है। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल जो है, उसने ही ये वर्ड डिफाइन किया था। हॉटस्पॉट आर एरियाज दैट आर एक्सट्रीमली रिच इन स्पीशीज, हैव हाई एंडेमिज्म। एंडेमिज्म मतलब कि वहाँ बहुत सारे प्लांट, ऐसे प्लांट या स्पीशीज हैं जो वहीं के हैं। ठीक है, हाई एंडेमिज्म। एंड आर अंडर कांस्टेंट थ्रेट, जिनको थ्रेट हो नॉर्मली, या तो इन्वायरमेंटल थ्रेट होगा या ह्यूमन। ठीक है, दो ही चीज़ से आता है। फिर मेयर ने डिफाइन किया था 18 रीजन ऐसे हॉटस्पॉट को, जो दुनिया भर में हैं अलग अलग जगह, और वहाँ पर करीब 50,000 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज हैं या 20% ऑफ वर्ल्ड प्लांट हैं। और कितने हैं, और वो कितने दूरी पे फैले हैं? 7,46,000 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि पूरी धरती के केवल 0.5 जो सरफेस एरिया है उस पर फैले हैं। ठीक है। ठीक है। दो दो क्राइटेरिया जो रखे हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के, वो कौन कौन से हैं? इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन 1,500 वेस्कुलर प्लांट एज इंडेमिक, और इट मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। इट मस्ट बी थ्रेटेंड। ठीक है, दैट इज इट मस्ट बी थ्रेटेंड। मतलब दो क्राइटेरिया क्या है कि 1,500 वेस्कुलर प्लांट, ये 1,500 या उससे कम, उससे ज़्यादा। ठीक है, 1,500 या उससे ज़्यादा वेस्कुलर प्लांट होने चाहिए एंडेमिक में। एंडेमिक मतलब वो वहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं पे पाए जाते हैं, कहीं और नहीं। ठीक है। और दूसरा क्या क्राइटेरिया है कि इसका जो मतलब अभी नेचुरल वेजिटेशन है, वो जो उसका ओरिजिनल वेजिटेशन था उसका केवल 30% हो, 30%। ठीक है, या उससे कम, 30% या उससे कम। ठीक है। तो मान लो कि ये बहुत बड़ा एरिया था, ये श्रिंक होता गया, अब केवल इसका 30% बचा है टोटल का, या 30% से कम। तो ये इसी क्राइटेरिया में फिट बैठेगा। तो दो कंडीशन क्वालिफाई करनी पड़ेगी उनको इस हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने। ठीक है। ठीक है, तो ये मैप बढ़िया है भाई, देख लो इंडिया में कहाँ कहाँ है। इंडिया में ये देखो हिमालय वाला है, फिर ये नॉर्थ ईस्ट में दो है, वेस्टर्न घाट वाला है, और ये यहाँ पे एक है। ठीक है, सुंदा वाला, जो हमारा उससे सुंदा वाला उससे टच करता है ना, ये क्या नाम है इसका, इंडोनेशिया से। ठीक है। और यहाँ इंडो म्यांमार बाउंड्री पे है। ठीक है, और ये हिमालय वाला है, और ये ठीक है। ठीक है, ये है। और बाकी अलग अलग दुनिया भर में फैले हैं। पूरा मेडागास्कर ये है बर्ड सीरीज या हॉट स्टॉक, हॉट स्पॉट। ठीक है। ठीक है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ये फरवरी 2005 में बना था। It shows 34 biodiversity hotspot, which covers 2.3% of Earth's land surface, yet more than 50% of world's plant species and 42% of all terrestrial vertebrate species are endemic to these areas। ठीक है, ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल के हिसाब से वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। अपने यहाँ कौन सी है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? कौन कहाँ पे है? एक हिमालय है। हिमालय में कौन कौन से इंक्लूड करता है? जो इंटायर हिमालय है उसमें पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, ये सारे इंक्लूड हुए। ठीक है, उसमें इंडिया भी है, ऑब्वियस बात है। लार्ज एरिया ऑफ रिमेनिंग हैबिटेट इन द हॉटस्पॉट आर हाईली डिग्रेडेड। थ्रेट्स क्या है? ओवरग्रेजिंग, पोचिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, लैंड डैम्स, लार्ज डैम्स, और
पॉपुलेशन पॉल्यूशन, सॉरी पॉल्यूशन ड्यू टू यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, ठीक है, ये उसका थ्रेट्स है वहाँ पे। फिर इंडो बर्मा, इंडो बर्मा बताया था जो इंडिया और म्यांमार की बाउंड्री है वहाँ पर, यहाँ पे इसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट, अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया आता है एक्सेप्ट असम, ठीक है। और अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है, क्योंकि अंडमान वाला दूसरे में आएगा। अच्छा, ठीक है, और अंडमान ग्रुप आता है इसमें। और म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और साउथर्न चाइना, ये सब आते हैं। Endemic in freshwater turtle species, bird in Indo-Burma is also incredibly diverse that include threatened species like white-eared night heron, grey-crowned croziers और orange neck patrid, ठीक है, ये सारे बर्ड्स वहाँ पे मिलते हैं। Most threatened biodiversity hotspot, only about 5% of natural habitat remain in pristine condition, मतलब अभी हमने देखा था ना 30% या उससे कम होना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ 5% के आसपास बचा हुआ है, ठीक है। थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स क्या है मतलब फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, ट्री प्लांटेशन, टीक, रबर, ऑयल पाम, ठीक है, अभी हमने सुना था कि ऑयल पाम के ट्रीज वहाँ लगाने की बात हो रही है, ठीक है, तो देखना वो भी नुकसान करेगा। फिर माइनिंग फॉर जेम ऑन ओर, फायरवुड कलेक्शन एंड चारकोल प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? सुंदालैंड। सुंदालैंड इंडिया और जो इंडोनेशिया है उसके बॉर्डर पर है, ठीक है। इट इंक्लूड्स निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनी और फिलीपींस, ये भी शामिल है उसमें। थ्रेड्स क्या है? एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री, इंटरनेशनल एनिमल ट्रेड, फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड फॉर कमर्शियल यूज, ठीक है। तो इस वाले में अंडमान इंक्लूड था, इंडो बर्मा वाले में, और इसमें केवल निकोबार ग्रुप, ठीक है। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, तो इंटायर वेस्टर्न घाट और श्रीलंका वाला, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड है। यहाँ स्पेशीज कौन सी? एशियन एलिफेंट, इंडियन टाइगर एंड इंडेंजर्ड लैंड टेल मकॉक, फ्रेश वाटर फिश एंडेमिक, ठीक है, विद ओवर 140 नेटिव फिश स्पीसीज, ठीक है। थ्रेट्स क्या है? पॉपुलेशन प्रेशर, फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन, पोचिंग, ठीक है। फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन मतलब जैसे आप एक फॉरेस्ट है, अब आपको यहाँ से रोड बनानी है, आपने रोड बना दी, ठीक है, आपको लगे कि जानवर तो इधर से उधर चला जाएगा, लेकिन नहीं होता ऐसा, ठीक है, वो एक लाइन क्रिएट कर देती है, इस एरिया को फ्रेगमेंट कर दी इसने, ठीक है, ऐसा। अच्छा, ये उसी का मैप है जो हमारे यहाँ पे बारडास्टी है, तो ये हिमालय वाला था, हाँ, और ये इंडो बर्मा होगा, इंडो बर्मा। अच्छा, सिक्किम इंक्लूड है, असम नहीं है, ऐसा, बढ़िया सही। और ये क्या है? इंडो बर्मा रीजन, और ये क्या है? वेस्टर्न घाट वाला, ठीक है। और ये वाला सुंडरलैंड, ठीक है। चार है अपने यहाँ, एक दो चार है, एक, दो, तीन, अरे भाई तीन, और ये चौथा, ठीक है, चौथा, ठीक है। तो इंडिया क्या है? मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, मेगा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, मेगा बायोडाइवर्सिटी, आपने सुना होगा कई बार। फोर हॉटस्पॉट आउट ऑफ 34 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर इन इंडिया, अपने यहाँ चार हैं। फिर एंडेमिक ऑफ इंडियन biodiversity is high. About 33% of the recorded flora is endemic to country. 26 recognized endemic centers that are home to nearly a third of all flowering plant identified and described to the date in country. India has two major realms called uh, Palearctic और Indo-Malayan, ठीक है। Palearctic और Indo-Malayan, ये दो तरह के realms हैं, ठीक है। इंडिया हैज थ्री बायोम्स, कौन कौन से भाई? ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और वार्म डेजर्ट सेमी, ठीक है, डेजर्ट, ठीक है, ये है। और उसके बाद इंडिया हैज 10 बायोजियोग्राफिक रीजन, ठीक है, याद रख लेना ये नंबर। 10 बायोजियोग्राफिक रीजन्स हैं अपने यहाँ, तीन बायोम्स हैं, और ठीक है, दो मेजर रियम्स हैं, पहली आर्कटिक और इंडोमलायन, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द 12 सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ठीक है, ठीक है। तो इसको यहीं रोकते हैं अच्छा नहीं है अभी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं बताया था मैंने पहले। एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू मतलब वहीं पे जहाँ पे वो प्लांट या एनिमल होता है वहीं पे उसको कंजर्व करना, उसी जगह पर, ठीक है। एक्स सीटू मतलब उसको अलग जगह ले जाके, उसको कहीं और दूसरी तीसरी जगह ले जाके आप कंजर्व कर रहे हो, ठीक है। जैसे जू, चिड़ियाघर में आप देखते हो जानवर रखते हैं, या जीन बैंक होते हैं जहाँ उनके जीन को कलेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है, फ्यूचर यूज के लिए, ऐसे। तो इन सीटू में क्या है? नेचुरल, इनसाइड नेचुरल हैबिटेट ऑफ endangered plant animal species, protecting और cleaning up the habitat, defending the species from predator, जैसे आपके नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनती हैं वो,
ठीक है। फिर आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट ऑफ endangered प्लांट स्पीशीज, रिमूविंग स्पीशीज फ्रॉम अनसेफ और थ्रेटन हैबिटेट एंड प्लेसिंग इन पार्ट ऑफ अंडर और अंडर द केयर ऑफ ह्यूमन पार्ट ऑफ, ठीक है। ठीक है, तो ये जैसे मान लो कि कोई एनिमल है, प्लांट है, वो थ्रेटेंड है अपने उसकी जगह पे जहाँ पर उसका हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ पे थ्रेटेंड है। तो आप उसको क्या करते हो, वहाँ से हटा के कहीं सेफ जगह ले जाते हो, सेफ जगह रखते हो, वहाँ पे फिर उसकी ग्रोथ होती है, उसकी मतलब ब्रीडिंग होती है। उसके बाद फिर जब उसका नंबर बढ़ जाता है, कई सारे हो जाते हैं, तो आप फिर उसको वर्ल्ड जंगल में छोड़ देते हो। ठीक है, अब भी सर्वाइव कर सकता है ऐसे। जैसे अपने यहाँ अभी हमने देखा था, चीते चीते इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो वो चीता तो मतलब ऑलरेडी, ऑल्दो वो जंगल में इंट्रोड्यूस किया है, पर वो इन सीटू नहीं है, इन सीटू नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि उनको दूसरी जगह से लाया गया ना, वहीं के तो है नहीं, अपने यहाँ के चीते तो है नहीं, वो तो चीते बाहर के हैं। फिर उनको रखा गया एक जगह, और फिर अब इंट्रोड्यूस किया गया एक जगह कि जहाँ पे उनको सर्वाइव कर सके। ठीक है। फिर इन सीटू कंजर्वेशन मेथड में क्या क्या है भाई? प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट बाय एस्टेब्लिश प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है। और ये क्या स्पेसिफिक, स्पेसिफाइज स्पेसीज स्पेसिफिक प्रोग्राम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। अच्छा ठीक है। हैबिटेट वाले में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट बाय एस्टेब्लिशिंग प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे हम नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, ये करते हैं। ये इसमें आता है, वो वाली स्ट्रेटेजी इसमें आएगी। ठीक है। अच्छा ये देखो दिया है। तो अलग अलग ये कन्वेंशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हैं, कह सकते हैं अपने यहाँ जो जो आए हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके अंदर में हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व ये डिक्लेयर होते हैं। ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1927, ठीक है, स्टेट लॉज के अंडर में। फिर इको सेंसिटिव जोन्स, ये इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट 1996 था उसके अंडर में। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 क्या उसके अंडर में है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। वेटलैंड प्रोटेक्टेड एरिया, वेटलैंड्स कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स 2017, ठीक है, डब्ल्यू आर 2017 उसके अंडर में है। फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन, ये ईपीए के अंडर में है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। ये अलग अलग लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग लॉज पर बेस। और अगर ये देखा जाए कि क्या कन्वेंशन है उसके लिए, उससे रिलेटेड एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स के लिए है। ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को का मैप प्रोग्राम, यूनेस्को का मैप मतलब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये प्रोग्राम है। फिर नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को यूनेस्को के अंडर में है, यूनेस्को का इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के अंडर में। ठीक है। अदर मेजर में क्या क्या है? इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज, ठीक है, ये भी एक प्रोग्राम है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का। सेक्रेट ग्रुप्स, अपने यहाँ सेक्रेट ग्रुप्स होते हैं। सेक्रेट ग्रुप्स मतलब कुछ एक पर्टिकुलर जंगल होते हैं जो बहुत सेक्रेट होते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ ऐसा होता है। ठीक है। उनको काटा वाटा नहीं जाता है, वहाँ पे कोई एक्टिविटीज ज़्यादा नहीं होती, रिलीजियस एक्टिविटीज नॉर्मली होती हैं बस। फिर प्राइवेटली हेल्ड कंजर्व एरियाज, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हुए या इंडस्ट्रियल एरियाज में हुआ, रिहेबिलिटेटेड माइंस वगैरह हुए हैं। ठीक है, वो है। इसके अलावा हमने देखा कि कौन से स्पेसिफिक प्रोग्राम हमारे यहाँ उन जानवरों को या स्पीशीज को बचाने के लिए किया गया, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। ठीक है, ये सब हुआ। हम्म। फिर क्या है? एक्सीटू कंजर्वेशन मेथड, ये हमने अभी देखा इन सीटू, अब एक्सीटू में क्या क्या है? एक्सीटू में कौन कौन से हैं? बोटेनिकल गार्डन्स हैं। ठीक है, आपने नोएडा में सुना होगा बोटेनिकल गार्डन है, ये मेडिसिनल प्लांट है। बोटेनिकल गार्डन्स, जूस यानी चिड़ियाघर, मेडिसिनल प्लांट पार्क्स, ये सब होते हैं। ठीक है। जीन बैंक या सीड बैंक्स होते हैं। फिर क्रायो प्रिजर्वेशन होता है। ठीक है। फिर कंजर्वेशन एट माइक्रो मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है। जर्म प्लास कंजर्वेशन एट टीएनए लेवल। ठीक है। इसमें कौन कौन से है भाई? इंडियन बाय बोटेनिकल गार्डन इन हावड़ा वेस्ट बंगाल में है, ये 200 साल पहले बना था, मतलब अंग्रेजों का टाइम बना होगा, वैसे बात है। फिर बोटेनिकल गार्डन ओटी, बेंगलुरु, लखनऊ और नोएडा में लिखा है, नोएडा में भी है भाई बोटेनिकल गार्डन, मेट्रो स्टेशन है उसके नाम पे। बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक स्टैब्लिश इन नोएडा। अच्छा ये देखो 2002 में आया। मोस्ट रिसेंट है ये, बाकी सब पुराने हैं इसका मतलब। जीन बैंक, अपने यहाँ ये एक एक्सीटू। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नई दिल्ली में है। ठीक है। ये वाइल्ड सीड्स को कलेक्ट करती है और उनको कल्टीवेट करने की कोशिश करती है। ठीक है। नेशनल, यही नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज एट करनाल हरियाणा, ये हरियाणा में है। ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये लखनऊ में है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना इसको, जेनेटिक मटेरियल ऑफ फिशेज। फिर क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या है? यूजफुल फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेटेड क्रॉप्स। अच्छा, प्रोसेस
क्या है इसमें, सस्पेंशन ऑफ ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड, अच्छा क्रायो का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत ठंडी उसमें रखना, ठीक है, फ्रीज कर दो उसको। हाँ देखो, फ्रीज प्रिजर्वेशन, तो जब फ्रीज कर दोगे ना तो उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाएगी और वो काफ़ी दिन तक सस्टेन रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें किसका इस्तेमाल करना है, लिक्विड नाइट्रोजन का, लो टेम्परेचर पे रहता है। ठीक है, फिर कंजर्वेशन ऑफ एट मॉलिक्यूलर लेवल में इसमें क्या है भाई, इन्वॉल्व जेनेटिक कंजर्वेशन यूजिंग क्लोन डीएनए मटेरियल हैविंग डीएनए एंड, ठीक है, रिकवरी ऑफ रिलेवेंट जीन। अच्छा, मतलब जीन लेवल पर कर रहा है कि उनको एडिट भी कर सकते हो, उनके डीएनए को एडिट करके उनको पुराने जैसा बना दो या कुछ नया जो आपको बनाना हो वो बना दो, ऐसा। ठीक है, तो चार इसमें दिया है। ठीक है, चार तरह के होते हैं। ठीक है, फिर अदर मॉडल्स क्या, अदर मॉडल्स, कल्चरल मोड्स ऑफ कंजर्वेशन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज अंडर किनशासा रेजोल्यूशन ऑफ 1975 अंडर IUCN। याद रखना, किनशासा रेजोल्यूशन ऑफ 1975 अंडर IUCN। इसमें क्या है, बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल एंड अदर bearers ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, फॉरेस्ट बेयरर्स इन्वॉल्व इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, acknowledge traditional right of tribal over minor forest produce and prevent conflict. Different from colonial model of conservation, human, अच्छा ठीक है। एप्लीकेशन इन इंडिया, कहाँ पे, बिश्नोई ट्राइब आपने सुना होगा, राजस्थान में होते हैं ये। ट्रीज को कंसिडर करते हैं सेक्रेट, इवन एनिमल्स को भी मारते वारते नहीं है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट द एंटायर इकोसिस्टम इन विलेज, ऑर्गेनाइज देयर ओन टाइगर फोर्स। सही है भाई, मतलब इंडिया में कहाँ कहाँ कैसा इस्तेमाल किया गया है, अलग अलग कम्युनिटी द्वारा जो कंजर्वेशन मेथड है वो है ये। चेंचू ट्राइब आंध्र प्रदेश में इन्वॉल्व इन टाइगर कंजर्वेशन ऑफ एट नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, पीसफुली कोएक्सिस्ट विद टाइगर एंड एनिमल्स। ठीक है, मालधारी ट्राइब, ये गुजरात में, जूनागढ़, कंजर्वेशन थ्रू पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइब विद लायन ऑफ गिर, ठीक है, इन फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, फिर बुकुन ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में है, वन द बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2018 फॉर इट्स एफर्ट इन सिंगो सिंगोहुंग बुंगुन कम्युनिटी रिजर्व, हेल्प टू प्रोटेक्ट द क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड बुंगुन, बुंगुन लियोसिंका जो भी है। फिर निशी ट्राइब, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, इट हेल्प कंजर्व हॉर्नबिल इन पक्के या पखुई टाइगर रिजर्व, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, द स्टेट्स ओनली कंजर्वेशन फेस्टिवल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज स्टेट फेस्टिवल। ठीक है, ठीक है। फिर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क क्या है, कई सारे जो हमारे यहाँ अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उसका, यहाँ इसमें क्या है, एरियाज वेयर ह्यूमन ऑक्यूपेशन और एटलीस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ resources is limited. It include marine protected areas, boundaries included some areas of ocean, transboundary protected area और overlapping multiple countries। ठीक है, ठीक है। फिर आगे क्या है, इंडियाज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्लानिंग एंड PAs यानी प्रोटेक्टेड एरिया। इंडिया में कौन सा, अच्छा, फिलोसफी, लेजिस्लेशन, जुरिस्डिक्शन, ये सब पॉलिसी फ्रेमवर्क बाय नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसको कौन चेयर करता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन कौन है भाई, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, रेगुलेशन में क्या है अपने यहाँ कौन कौन सी बनी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, इसकी ही इम्प्लीमेंटेशन में और सारी चीज़ें हैं, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोस्फीयर डायवर्सिटी एक्ट 2002, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ज्वेलर यानी जिसको FRM कहते हैं वो 2006 में। ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन जिसकी इंडिया पार्टी है, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ कन्वेंशन जिसकी इंडिया पार्टी है। ठीक है, साइट्स, हाँ, साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, और ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, 1963 में बनी थी IUCN के। इसमें 3 अपेंडिक्स हैं, एक अपेंडिक्स है जो इसमें थ्रेटेन या मतलब कोई स्पीशीज जो थ्रेटेन विद एक्सटिंक्शन है, मतलब अगर इसको रोका ना गया तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो स्पीशीज इसमें इंक्लूड है। फिर स्पीशीज नॉट नेसेसरी थ्रेटेन विद एक्सटिंक्शन बट मे बिकम सो अनलेस ट्रेड इज रेगुलेटेड, वो स्पीशीज अगर उनका ट्रेड रेगुलेट नहीं किया गया तो वे मतलब थ्रेटेन हो सकती हैं एक्सटिंक्शन से। ठीक है, उनका एग्जिस्टेंस खतरे में आ सकता है अगर उनका ट्रेड नहीं रोका गया। फिर अपेंडिक्स सी में जो, फिर अपेंडिक्स सी में वो हैं सब्जेक्ट टू रेगुलेशन विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ पार्टी फॉर विच द कोऑपरेशन ऑफ अदर पार्टीज इज नीडेड टू कंट्रोल इंटरनेशनल ट्रेड।
अपेंडिक्स थ्री में वो एनिमल्स हैं जिनको, जैसे कोई एक कंट्री है, मान लो इंडिया है, इंडिया में टाइगर प्रोटेक्टेड है, तो इंडिया इंडिया इसके लिए दूसरी कंट्रीज की हेल्प चाहता है कि टाइगर को प्रोटेक्ट करो क्योंकि इसका इलीगल ट्रेड वगैरह हो रहा है, ठीक है ऐसा। ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ साइट्स डन बाय वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, अपने यहाँ पे बनी है सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट से, WPA एक्ट, ठीक है, WPA एक्ट जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंडर में ये बनी थी, ठीक है। फिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, इसका भी इंडिया पार्ट है, और ये कब नहीं, ये बताया नहीं कि कब बना है, ठीक है। फिर कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीसीज, CMS, इसका भी इंडिया पार्ट है। इसमें भी दो दो अपेंडिक्स हैं, एक कौन सा है, माइग्रेटरी माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन, और माइग्रेटरी स्पीसीज दैट नीड और वुड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल कॉपरेशन, ठीक है। एक जो एक्सटिंक्शन से उनको बचाने के लिए, और या जिनके, अगर हमें जिनको मतलब कोई भी माइग्रेटरी स्पीसीज जिनके लिए कॉपरेशन जरूरी है, ठीक है। कॉपरेशन मतलब कंट्रीज का कॉपरेशन, ठीक है। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ वेलिंग, इसका भी इंडिया पार्ट है। वेलिंग मतलब जो वेल्स होती हैं उनकी शिकार उकार से रिलेटेड है, ठीक है। हमारे यहाँ ये पुराना है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अब तो चेंज हो गया है, अब ये नहीं है, अब इससे ज़्यादा है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, प्रोटेक्टेड एरिया, टोटल प्रोटेक्टेड एरिया। तो ये तो पुराना डाटा है, इसमें अब इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये पुराना डाटा है, ठीक है। Wildlife sanctuaries, state government can notify an area other than area comprised with any reserve forest or territorial waters as sanctuary, ठीक है। National park, state government can notify any area or uh, any area an area whether within a sanctuary or not as national park, ठीक है। मतलब समझे, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, ठीक है, वो बताएगी सेंटर को, तो सेंटर उसको अपने उसमें शामिल कर लेगा, ठीक है। सिमिलरिटीज, notified by state government under WPA, but central government may also declare wildlife sanctuary और national park under certain conditions, ठीक है। मतलब दोनों ही कर सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी, ठीक है। रीजंस फॉर डिक्लेरेशन, इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, अच्छा कुछ भी रीजन हो सकता है, देंगे। डिफरेंस क्या है भाई, एन एरिया रिजर्व एक्सक्लूसिव फॉर वाइल्ड लाइफ यूज, स्पेशली दोज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन एंड रेयर वंस, ठीक है। एरिया दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू इंटायर इकोसिस्टम, दैट इज फ्लोरा फोना लैंडस्केप, मतलब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का कंपेरिजन नहीं है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है। एरिया रिजर्व एक्सक्लूसिव फॉर वाइल्ड लाइफ यूज, स्पेशली दोज इन डेंजर और एक्सटिंक्शन, और डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन और रेयर वंस, ठीक उनके लिए, ठीक है। इसमें क्या है, पूरे इकोसिस्टम को ही कंजर्व करने के लिए नेशनल पार्क, ठीक है। रिलेटिवली लेस रिस्ट्रिक्शंस, some restricted human activities are allowed in inside वाइल्ड सेंचुरी, मतलब जो चीज़ें इसमें नहीं रिस्ट्रिक्टेड हैं, ये कह सकते हो कि इसमें कुछ कम रिस्ट्रिक्शन होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी अलाउड होती हैं जो बाकी में नहीं, मतलब हाँ, ठीक है। यहाँ पर नेशनल पार्क में ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, ह्यूमन एक्टिविटी हैवली रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। कोर एरिया में तो बिल्कुल नहीं, जो कोर एरिया होता है नेशनल पार्क का, वहाँ तो कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती ना, जैसे ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं वो बफर एरिया में होती हैं, बफर एरिया में, ठीक है। ओपन टू पीपल विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिशियल परमिशन, ठीक है। एनी ह्यूमन एक्टिविटी इनसाइड नेशनल पार्क नीड परमिशन ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ स्टेट, ठीक है। देख लो, यहाँ पर आपको परमिशन लेना पड़ेगा, यहाँ कोई परमिशन नहीं लेना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, बस वो बता दिया कि ये भाई ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इतना, और आप वहाँ कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब जानवर शिकार नहीं कर सकते हो, लेकिन बाकी एक्टिविटीज कर सकते हो, ठीक है। नो फिक्स बाउंड्रीज, यहाँ पे बाउंड्रीज आर फिक्स बाई एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या है, स्पेस स्पेस इन ओशन वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज आर मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड रेगुलेटेड अंडर देन सराउंडिंग वाटर, ठीक है। कोई एक एरिया है जहाँ पर रेगुलेट किया जाता है एक्टिविटीज, या मना कर दो, यहाँ की फिशिंग विशिंग नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। कई सारी कैटेगरी हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3, कैटेगरी 2 और 3A 3B, ठीक है। इसमें क्या है, कैटेगरी 1 में नेशनल पार्क वाइल्ड सेंचुरी हैविंग इंटायर एरिया इन इंटरटाइडल, सबटाइडल और मैंग्रोव, कोरल रीफ, क्रीक, सी ग्रास एंड एल्गल बेड्स वगैरह हैं, ये कैटेगरी 1 में है। कैटेगरी 2 में क्या है, आइलैंड विद मेजर पार्ट इन मरीन इकोसिस्टम एंड सम पार्ट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये है। कैटेगरी 3A सैंडी बीचेस बियॉन्ड इंटरटाइडल लाइन बट occasionally interacting with sea water, और कैटेगरी 3B में क्या, एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ आइलैंड,
ठीक है। फिर कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। कम्युनिटी रिजर्व क्या है भाई? एरिया uninhabited and completely owned by government of India but used for subsistence by communities, ठीक है। मतलब कंजर्वेशन एरियाज वो हैं जो जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, लेकिन जो कम्युनिटी हैं वो अपने सबसिस्टेंस के लिए यूज करती हैं। कम्युनिटी एरिया पार्ट ऑफ लैंड दैट आर प्राइवेटली ओन्ड, ठीक है। कम्युनिटी एरिया क्या है? ये कोई वो लैंड एरिया है जिसको कोई प्राइवेट एंटिटी है वो ओन करती है, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। ठीक है। तो ये मैप है, मैप किसका है भाई? नेशनल पार्क का, ठीक है। इसके बाद भी कुछ नए नेशनल पार्क डिक्लेयर हुए हैं, वो इसमें नहीं मेंशन, जैसे रानीपुर, नहीं रानीपुर नहीं, सॉरी वो तो टाइगर रिजर्व है। ठीक है। अब ये मैप देखना पड़ेगा किस साल का है, इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग लग रही है वैसे। ठीक है। फिर क्या है? IUCN का वर्ल्ड डाटाबेस ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, largest assembly of data on world's terrestrial or marine protected areas. It is a joint venture between United Nations Environment Program, ये UNEP, World Conservation Monitoring और IUCN का वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। कस्टोडियन कौन है भाई? प्रोटेक्टेड एरिया प्रोग्राम ऑफ ये, ठीक है। ये कैम्ब्रिज में है, यूके में। पर्पस क्या है? डिलीवर्स इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन टू डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कोई मतलब नहीं है। Other areas of importance for conservation. Area notified using Environment Protection Act 1996. Eco-sensitive zones, ठीक है। Eco-sensitive zone क्या? Ecologically important areas notified under EPA to protect from industrial pollution or unregulated development, ठीक है। Eco-sensitive zone. Legal sanction कहाँ है? Legal sanction क्या है इसके पीछे? EPA allows the government to prohibit industrial operations such as mining, sand quarrying, building thermal power stations, ये power plant in sensitive areas. Supreme Court order no project can be allowed within 10 km of boundary of national park or wildlife sanctuary without the approval of NBWL unless a site specified is ECZ is notified around it, ठीक है। मतलब कोई भी जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसके 10 किलोमीटर के अंदर में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो सकती है, ठीक है। नो प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना सकता ये सबसे रिलेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, खासकर नेचर ऑफ एक्टिविटीज इन EEZ, इको सेंसिटिव जोन में कौन से एक्टिविटीज अलाउड है, ठीक है। एक है प्रोहिबिटेड, कोई भी कमर्शियल माइनिंग, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं हो सकता वहाँ पे। रिस्ट्रिक्टेड विद सेफ गार्ड, कौन से हैं भाई? कोई ट्री, पेड़ पौधे नहीं काट सकते, कोई होटल नहीं खोल सकते, रिसोर्ट नहीं खोल सकते, और एग्रीकल्चर सिस्टम में कोई नहीं चेंज कर सकते। जो ऑलरेडी कर रहे हो नॉर्मली ट्रेडिशनल जो होता है उसको अलाउ करते हैं, ठीक है। रोड नहीं चौड़ी कर सकते और कोई एक्जॉटिक स्पीशीज नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। क्या क्या परमिसेबल है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑनगोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है। एक्सटेंट अभी हमने कहा 10 किलोमीटर होता है, ठीक है। नॉट नेसेसरी यूनिफॉर्मली बट लगभग लगभग उतना ही, ठीक है। फिर पर्पस क्या है इसका? ट्रांजिशन जोन, शॉक एब्जॉर्बर है, ठीक है। ये एक ऐसा ट्रांजिशन जोन है या शॉक एब्जॉर्बर, रेगुलेट एक्टिविटीज अदर देन प्रोहिबिट, ठीक है। रेगुलेट एक्टिविटीज अदर देन प्रोहिबिट देम, ठीक है। कोस्टल रेगुलेशन जोन, ये भी हमने देखा था। जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है उसने ये नोटिफाई किया था 1991 में, उसके बाद ये रिवाइज हुआ 2 बार, ठीक है। फिर इसमें सेलियंट फीचर्स क्या क्या है भाई? डी डी फीचर्स द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ठीक, अंडर CRZ 2011। नो डेवलपमेंट जोन, ठीक है। नो डेवलपमेंट जोन भी इसी में है। रिड्यूस फॉर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, ठीक है। फिर इसमें भी कैटेगराइजेशन की, CRZ 2A, CRZ 3A और CRZ 3B, मतलब ये 50 मीटर तक, ये 20 मीटर 200 मीटर तक, ठीक है। हाई टाइड लाइन से, हाई टाइड लाइन, हाई टाइड लो टाइड जो होती है ना, जैसे मान लो कि समुद्र का एरिया है, ठीक है। लो टाइड होगा तो पानी थोड़ा पीछे जाएगा, ठीक है। हाई टाइड होगा तो पानी थोड़ा आगे जाएगा। तो हाई टाइड लाइन ये हुआ, लो टाइड लाइन ये हुआ, और ये नॉर्मल बीच आपका, ठीक है। तो हाई टाइड से जब इसने बोला 200 मीटर तक और 50 मीटर तक, ठीक है, ऐसा। फिर NDZ ऑफ 20 मीटर हैज बीन स्टिपुलेटेड फॉर ऑल आइलैंड, ठीक है। ठीक है। CRZ क्लियरेंस नीडेड ओनली फॉर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन CRZ 1 और CRZ 4।
ये सब नहीं पूछेंगे वैसे तो, चलो छोड़ो। क्लासिफिकेशन ऑफ सीआरजेड कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018। देखो ये है लो टाइड लाइन जब पानी पीछे जाएगा, ठीक है। हाई टाइड लाइन जब पानी आगे जाएगा, उसका भी एक एरिया होता है, ठीक है। अब हाई टाइड लाइन से 50 मीटर पे ये है, ठीक है, और यहाँ 200 मीटर पर है, ठीक है, ऐसे करके। और ये 500 मीटर है, ठीक है। हाई टाइड लाइन से अलग अलग डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब इसमें अलग अलग है भाई, कभी पढ़ने का मतलब नहीं है। रेगुलेशन इन CRZ1 एरियाज, हाँ, ये कोई मतलब नहीं है इसका। Construction of road still permitted in exceptional cases. Compulsory plantation of mangroves within minimum 3 times of mangrove area affected destroyed cut। अच्छा, कह रहे कि अगर मतलब यहाँ पे कोई मैंग्रोव एरिया है और वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके 3 गुना मैंग्रोव एरिया कहीं पे प्लांट करना पड़ेगा उनका। 3 गुना, 3 गुना लगाना, ऐसे 3 गुना हो, ठीक है। चलो ठीक है। एरियाज रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन इन CRZ, कौन कौन से भाई? क्रिटिकली वनरेबल कोस्टल एरियाज, ठीक है, जैसे सुंदरबन रीजन हुआ, और अदर इकोलॉजिकल सेंसिटिव आइडेंटिफाइड एरिया आइडेंटिफाइड अंडर EPA सच एज गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में, मालवान मालवान अकरा रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, कारवार और कुंदापुर कुंदापुर इन कर्नाटका, वेम्बनाड इन केरला, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, भितरकनिका इन ओडिशा, कोरिंगा ईस्ट गोदावरी एंड कृष्णा इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन स्पेशल कंडीशन स्पेशल कंसिडरेशन देना पड़ेगा इन एरियाज के लिए, ठीक है। फिर CRZ फॉर इनलैंड बैकवाटर आइलैंड एंड आइलैंड अलोंग द मेन मेनलैंड कोस्ट, ठीक है। बैकवाटर और जो आइलैंड होते हैं मेनलैंड कोस्ट के पास, उनको भी स्पेशल मतलब स्पेशल कंसिडरेशन देना पड़ेगा। फिर CRZ फॉलिंग विद इन म्यूनसिपल लिमिट ऑफ ग्रेटर मुंबई, ठीक है। फिर अदर इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन एरियाज इसमें कौन कौन से भाई? बारह राष्ट्रीय हेरिटेज साइट्स भी, ये देखा था हमने, ठीक है। बीएचएस में क्या क्या आता है? हाई एंडेमिज्म, ठीक है, मतलब कैसे डिसाइड करते हैं कि ये बारह राष्ट्रीय हेरिटेज साइट है, ठीक है। वहाँ हाई एंडेमिज्म होना चाहिए, मतलब बहुत सारे जानवर या जो प्लांट हैं वो वहीं के हों, ठीक है। पास्ट प्री एमिनेंस ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट रिप्रेजेंटेड बाय फॉसिल बेड, ठीक है। फॉसिल बेड इनका जो भी देखा जाएगा, वहाँ पर देखा जाएगा कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट क्या है, उससे पता लगाएंगे। प्रेजेंस ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज, ठीक है। रिचनेस ऑफ वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज। फिर सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड कल्चरल इथिकल और एस्थेटिक वैल्यू इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सब चीज़ें कंसीडर करके किसी भी चीज़ जगह को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 नोटिफाई किया गया था स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो वो लोकल गवर्नमेंट, लोकल जो अथॉरिटीज़ होती हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं और फिर उसको नोटिफाई करते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन बी एस बहुत लंबा क्राइटेरिया, छोड़ो, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। डिक्लेयर्ड बायोस्फीयर हेरिटेज साइट कौन कौन से कहाँ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि जो रिसेंट में होगा, ठीक है। ये पुरानी लिस्ट है, जिसमें सारे नहीं दिए हैं। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में ही है शायद, ठीक है। 4 नए अभी इंट्रोड्यूस होते, तो ये 3 पहले के और 4, ठीक है, 4 3 7 हो गए होंगे। ये 8 है मेरे ख्याल से टोटल, देखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में ही है वैसे। ये पुरानी लिस्ट है, ये पुरानी लिस्ट है। बाकी जगह एक दो है। सीक्रेट ग्रुप्स because patches of forest of natural vegetation protected by local communities because of their religious belief and traditional rituals, ठीक है। INR और अम्मान ट्री स्पिरिट, ठीक है, ये सब ठीक है। नो ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड, लाइव ट्रीज और इट्स ब्रांचेस आर नेवर कट। क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्रेट ग्रुप्स, टेम्पल ग्रुप्स, ग्रुप्स ऑन बरियल और क्रिमेशन ग्राउंड, ट्रेडिशनल सेक्रेट ग्रुप्स, ठीक है, जो हाँ विलेज डीटी वगैरह होते हैं वो। 3 तरह के हैं इसका मतलब। सबसे ज़्यादा कहाँ है? हरियाणा में, हाँ, हिमाचल प्रदेश में, सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है। फिर केरला, फिर कर्नाटका, यही मेन है, सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कंजर्वेशन, ठीक है। थ्रेड्स टू सेक्रेट ग्रुप्स, disappearance of traditional belief, rapid urbanization, syncretization और transformation of primitive form of nature worship into formal temple worship। अब ये क्या बात हुई भाई, कुछ भी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन्वेजन बाय exotic weeds such as यूपरटोरियम ओडोरेटम, अच्छा, लैंथना कामरा और
प्रोसोफिस जूरीफोरा, ये एक्सोटिक स्पीसीज हैं, या कह सकते हो जो इन्वेजिव स्पीसीज होती हैं। प्रेशर ड्यू टू इंक्रीजिंग लाइफ स्टॉक एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। ठीक है। लिस्ट ऑफ सीक्रेट ग्रुप्स, क्या फ़ायदा इनको याद करके, बहुत सारे हैं। प्रोटेक्टेड एरिया अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन प्रोग्राम, बायोस्फीयर रिजर्व, इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंजर्वेशन एरियाज नॉमिनेटेड बाय नेशनल गवर्नमेंट एंड डेजिग्नेटेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। जो मैप प्रोग्राम है, मैन एंड एनिमल प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये प्रोग्राम, इसमें कई सारे हैं अपने यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व 18 है टोटल ना, उसमें से 12 जो हैं वो इस प्रोग्राम के अंडर आते हैं। तो ये सब क्राइटेरिया और स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। ठीक है, पढ़ना हो तो अलग से पढ़ लेना, कोई सेंस नहीं बनता इसका, कभी पूछा नहीं गया, पूछेंगे भी नहीं। मैंने बायोस्फीयर प्रोग्राम टू एस्टैब्लिश साइंटिफिक बेसिस फॉर एनहेंसिंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है। क्रिएट वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। हमारे यहाँ कितने अभी दिखते हैं, बाकी सब तो ठीक है। मेन गवर्नमेंट बॉडी मेड अप 34 मेंबर्स, सब ठीक है भाई, कोई मतलब नहीं है। हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन से हैं? कोल्ड डेजर्ट हिमाचल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, अचनामकर अमरकंटक छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बॉर्डर, महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। ठीक है। और दिहिंग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, मानस मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, कंचनजंगा सिक्किम, नोक्रेक मेघालय। ठीक है। डिब्रू सैखोवा, ये डिब्रू सैखोवा बॉर्डर पर है शायद, अरुणाचल और उसके। ठीक है। असम अरुणाचल के बॉर्डर पर है, ये असम में है। सुंदरबन पता ही है, बंगाल में। सिमलीपाल, ये उड़ीसा में है। ठीक है। पन्ना मध्य प्रदेश, रन ऑफ कच्छ गुजरात, पंचमढ़ी पंचमढ़ी, ये मध्य प्रदेश। ठीक है। उसके अलावा शेषाचलम आंध्र प्रदेश, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, अगस्तमलाई केरला, नीलगिरी तमिलनाडु, और ये सब जो एरियाज हैं उसके पास, ग्रेट निकोबार अलग है। ठीक है। इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज ये भी हैं अपने यहाँ। ठीक है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ये आइडेंटिफाई करते हैं कितने जो बर्ड, मतलब बर्ड इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज हैं। ठीक है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये लोग डिसाइड करते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा। ठीक है। अपने यहाँ की कई साइट्स इसमें इंक्लूड हैं, पर इसमें अब डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है, डेफिनेशन कहाँ पढ़ोगे वो नहीं पूछते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ठीक है। मैन मेड साइट्स हैं, अच्छा कई सारी साइट्स हैं ऐसे तो। उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, ये तो सारे आगरा में ही हैं। हम्म, आगरा उसके आसपास। दिल्ली में दिल्ली फोर्ट, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम। ठीक है। महाराष्ट्र, बिहार, ठीक है, बहुत सारे हैं। याद करना तो अलग से याद कर सकते हो, वरना तो वही वैसे नहीं पूछते। लोकेशन पूछ सकता है इनकी कहाँ पे है, ये नहीं पूछेगा कि है कि नहीं, ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। नेचुरल साइट्स, केवलादेव, हाँ ये मैनमेड साइट्स हैं सारी। ठीक है, ये मैनमेड साइट्स हैं सारी, और ये नेचुरल तो कम है, इसको देख लेते हैं। केवलादेव, केवलादेव राजस्थान में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर, ये उत्तराखंड, मानस असम, काजीरंगा असम, वेस्टर्न घाट अलग से। ठीक है। मिक्स में एक ही है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, बस। ठीक है। अब वेटलैंड और ये मैंग्रोव इसकी बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।